नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच हैं श्री शैलेंद्र कुमार बांधे जी, जिन्होंने सीजीपीएससी में 73rd रैंक अर्जित किया है और वो अभी स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे चयनित हुए हैं। सॉरी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो चर्चा है ना अभी पीएससी के रिजल्ट में, शैलेंद्र जी की ही है, क्योंकि इससे पहले वो सीजीपीएससी में ही थे, लेकिन वहाँ उनका चयन जो था वो भृत्य के पद पे हुआ था, जो इससे पहले वैकेंसी आई थी, और वहाँ से सीधा छलांग लगाना वो बहुत बड़ी बात है। शैलेंद्र जी हमारे सामने जो हैं वो आपको सिखाएँगे कि कैसे लगातार आप 5-6 साल किसी चीज़ के लिए भिड़े रहे और उसके बाद आपको सफलता मिली। जो बोलते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। वो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ वो हर चीज़ की जो स्ट्रेटजी होती है ना, कि आप प्रीलिम्स कैसे निकालें, अभी क्योंकि प्रीलिम्स है, मेंस कैसे निकालें, इंटरव्यू कैसे निकालें, वो सभी चीज़ें आपको अच्छे से बताएँगे। साथ ही साथ वो आपको ये भी बताएँगे कि देखिए, जो गांधी जी का दर्शन था ना सर्वोदय का, हम लोग कई बार होता है कि यार ये पोस्ट हम क्यों जॉइन करें, वो पोस्ट क्यों जॉइन करें? तो वो ये भी सिखाएँगे कि यार कोई पोस्ट छोटी नहीं होती, पहली चीज़, और आप किसी पोस्ट में आ गए ना तो ये नहीं होता कि आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक सीढ़ी है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो जी, इस मंच के माध्यम से मुझे सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको प्रोत्साहित करने का मौका दिए सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके मुँह से ही, क्योंकि आपके बारे में पूरे छत्तीसगढ़ में आपकी स्टोरी प्रचलित है, सभी को पता है, हर बच्चे के मुँह में है जो बोलते हैं, सभी प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे संक्षेप में पूछूँ कि अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आप कैसे-कैसे आगे बढ़े और आज इस मु मुकाम तक पहुँचे, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा बताएँगे तो? जी सर। सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार बांधे है जी, और मैं यही रायपुर जिले में बिरगाँव नगर निगम में रहता हूँ सर। जी, और मेरी पूरी प्रारंभिक पढ़ाई रायपुर जिले से ही हुई है जी, और स्टार्टिंग मेरा सर गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने पढ़ना चालू किया जी, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के साथ-साथ मैं दूसरी क्लास में फ़ेल भी हो गया था सर। तो अरे! दूसरी में दोबारा पढ़ा हूँ जी, और उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते हुए फिर 2015 में मैंने 12वीं पास किया। उसके जी, बाद 2015 में ही सर मेरा एनआईटी रायपुर में भी सिलेक्शन हो गया। जी, तो एनआईटी रायपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और जी, 2019 में मैं पास आउट हुआ। जी, तो 2019 में पास आउट होने से पहले सर मैं ये सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में कहीं न कहीं जाना है। तो जी, मैं कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर नहीं हुआ। तो जी, वो लाइन मेरे से बिल्कुल छूट गई और फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा रहा। तो 2019 से मेरा कंटिन्यू तैयारी था सर और जी, बार-बार मैं करता रहा। इसके जी, अलावा व्यापम के भी एग्ज़ाम देता था लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती थी जी, और फिर कहीं न कहीं एक-एक 2-2 नंबर से चूकता था मैं, पर जब तक सफल नहीं होते तो उस सारे चीज़ों का वैल्यू ज़ीरो रहता है। तो इस सही बात। दौरान मैं हैंड पंप तकनीशियन का एग्ज़ाम क्लियर किया जी, और सीजीपीएससी के द्वारा जो प्यून का एग्ज़ाम लिया था उसको मैंने क्लियर किया जी, और लगातार 5 बार सीजीपीएससी का एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और 5वें बार में मुझे सर अभी सीजीपीएससी में सफलता मिली है। जी। मैं सीजीपीएससी के बारे में अगर स्पेसिफिक पूछूँ तो ये 5 अटेम्प्ट आपके कैसे-कैसे रहे? मतलब किसमें प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला? अगर आप बताएँ तो? जी, जी। जी सर, ये पाँचों अटेम्प्ट में मेरा हमेशा ग्राफ जो है सर वो बढ़ा है। कहीं जी, भी मैं नहीं हुआ हूँ, जी, तो पहली बार 2019 में अपीयर हुआ सर, मेरा जी, प्रीलिम्स नहीं निकला। एक जी, क्वेश्चन से बाहर हुआ था और वो क्वेश्चन भी याद है मुझे कि उसमें पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो जी, मुझे आज भी याद है सर और बुक में हम पढ़ते हैं 20,126 है ऐसा जी, और वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया आयोग ने। तो मैं अच्छा, वो क्वेश्चन से ही बाहर हुआ था प्रीलिम्स में। जी, उसके बाद फिर 2020 में अपीयर हुआ, प्रीलिम्स तो निकला बट मेंस नहीं निकल पाया सर।
फिर जी 2021 में अपीयर हुआ, प्री मेंस के बाद इंटरव्यू में पहुंच गया, जी 312 रैंक मिला, पोस्ट नहीं मिला। फिर जी 2022 में अपीयर हुआ, फिर से इंटरव्यू में पहुंचा, 6 रैंक सुधार हुआ सर, 306 रैंक आया, पोस्ट नहीं जी मिला। फिर 2023 में फाइनली अपीयर हुआ और 73 रैंक मिला और जी राज्य कर सहायक आयुक्त का पद मिला है सर। जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पहले अटेम्प्ट में बस प्रीलिम्स से वही जो आप एक सवाल बोल रहे हैं उससे चूके, उसके बाद लगातार जी, आपका प्रीलिम्स निकलते गया है। तो एक यस आपकी सर। रणनीति होगी जिस और प्रीलिम्स के अलावा जो बाकी एग्ज़ाम भी आप बोल रहे हैं, जैसे सीजीपीएससी के पियून का एग्ज़ाम निकला और 1-2 एग्ज़ाम निकले व्यापम के, और जो नहीं भी निकला होगा आप कम मार्जिन से ही चूके होंगे। मतलब आपकी एक जी, रणनीति थी, और वो मतलब वो जो बोलते हैं ना धीरे-धीरे बढ़ना, कि वो दिखा रहा है कि भाई आप जैसे बोले कि आप दूसरी में फेल हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वो जो बच्चे रहते हैं ना कि टॉपर ही सीजीपीएससी निकाल सकते हैं, जो 10th में टॉप किए, 12th में टॉप किए, क्लास के टॉपर हैं। इसमें लगता है वो कछुए वाली चीज़, कि आपको लगातार जी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर आप बढ़ते रहे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं जी, पहले बिल्कुल सर। आपसे ये समझना चाहूँगा, एक चीज़ तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूँगा बच्चों को, जैसे वो थंबनेल तो ठीक है, लेकिन वो जो पियून से पीएससी पोस्ट तक का सफ़र है, वो आप एक वो पोस्ट दिए, वो भी पीएससी का ही एग्ज़ाम था, और वो मेरे को लगता है बहुत टफ एग्ज़ाम था, बहुत सारे लोग उसको दिलाए थे। जो सीजीपीएससी उस बार हम जी, लोग की ड्यूटी लगी थी, बहुत सारे लोगों ने उसको दिलाया था। तो मैं पहले तो आपसे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है अगले 1 महीने बाद सीजीपीएससी प्री का, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या आपकी रणनीति थी प्रीलिम्स के लिए? कैसे आपने प्रीलिम्स को अप्रोच किया? आपने उसका क्या किन चीज़ों को समझा कि अच्छा ये करने से प्रीलिम्स हर बार निकलता है? अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। जी, जी। सर सबसे पहले तो ये रहा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, जी, उसको देखने से हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना चाहिए। जी, तो इससे मेरा ये एनालिसिस था सर कि जी, सबसे फ़ोकस तो छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, क्योंकि जी, जीएस में 50 क्वेश्चन पूरा आना है, मतलब 50%। तो जी, छत्तीसगढ़ को इतना ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए, इतना अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक-एक पॉइंट को, कि उसको पढ़ने के बाद एक रिलैक्स महसूस होना चाहिए कि मैंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सही और बात पढ़ने है, में बहुत मज़ा आता है सर छत्तीसगढ़ का। सही दूसरा है। एनालिसिस का पॉइंट ये था सर जी, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जी, इंडियन हिस्ट्री है, ये हुँ, दोनों को ले, तो ऑन एन एवरेज दोनों को मिला करके 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। सही बात है। तो अगर ये दोनों को अच्छे से कर लिया जाए, संविधान को और भारतीय इतिहास को, तो हमारा 20 से 22 क्वेश्चन फिर से रेडी हो गया। तो जी, फिर से एक रिलैक्स महसूस होने लगता है कि मैंने 70 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया, आउट ऑफ 100 70 क्वेश्चन मेरा मतलब जो प्रिपेयर हो गया पूरा। जी, फिर उसके बाद सर मेन रोल रहता है करंट अफेयर्स का। जी, तो सीजी के 50 क्वेश्चन में सीजी के करंट अफेयर्स इंक्लूड है। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंडिया के करंट अफेयर्स होते हैं या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। हुँ, तो इसके लिए आप कंटिन्यू एक आध न्यूज़पेपर तो पढ़ते आते ही होंगे, अगर सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो। इसके जी, अलावा आप मीडिया में कहीं न कहीं देखते रहे होंगे, सोशल मीडिया में या यूट्यूब के माध्यम से करंट अफेयर्स। जैसे एक तो आप ही बहुत अच्छे से कराते हैं, कई करंट अफेयर्स के वीडियो हैं आपके। इसके जी, अलावा सर लास्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट का ईयरली मैगज़ीन आ जाता है। तो कोई सा जी, भी एक मैगज़ीन आप लेकर के एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को हाइलाइट करके पढ़ सकते हैं। तो फिर से जी, हमको ऐसा लगता है सर कि लगभग हमारा 75 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जी, अगर हम इतना भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो मान लो हमारा 5 क्वेश्चन इधर-उधर भी हो गया, फिर भी हमारा 70 क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि जो 25 क्वेश्चन जो और आते हैं इंडियन जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, फिलॉसफी के, तो ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि कहीं न कहीं उसको भी आप पहले पढ़े हुए हैं और अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो उसके क्वेश्चन भी कहीं न कहीं बनेंगे, डेफ़िनेटली बनेंगे। वो 30 में मान लेते हैं हमारा 10 क्वेश्चन भी बनेगा।
20 को तो छोड़ देते हैं। फिर भी हमारा एक मोटा-मोटी 85 क्वेश्चन का हम तैयारी कर लिए और जी, सीजीपीएससी ऐसे क्वेश्चन देगा ही 5 से 10 क्वेश्चन जो किसी से नहीं बनता है। वो एकदम अनदेखा सा क्वेश्चन रहता है, तो उससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम 85 क्वेश्चन का या 90 क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी कर लिए और मान लो हमारा इस 90 में 65 से 70 का बीच भी सही हो जाता है, तो हमारा प्रीलिम्स एकदम ईज़िली क्लियर हो सकता है सर। तो जी, मेरा मेन फ़ोकस ये रहता था सर लास्ट में, जी, छत्तीसगढ़ को मेरे को अच्छे से पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ में करंट अफ़ेयर्स और छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंक्लूड रहता था। दूसरा मैं जी। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफ़ेयर्स को सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता था सर, क्योंकि ये 75% सिलेबस को कंप्लीट कर देता है। तो लास्ट में मेरा ये स्मार्ट स्ट्रेटजी रहता था सर। देखिए, इसी को स्मार्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं, जो हम लोग इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, कि बहुत लोग जी, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। सर ने सीधा-सीधा बता दिया कि भई 50% तो छत्तीसगढ़ है, बाकी करीब 20-25% संविधान और इतिहास है। तो आपका 3/4 तो यहीं हो गया ना, मतलब जी, सीधी-सीधी बात है। और अब करंट मिला दिए तो 3/4 से ज़्यादा हो गया। तो मतलब जो मेन टॉप चीज़ें हैं ना, जिनमें आपको नंबर जल्दी मिलना है, जो पढ़ के नंबर श्योर हैं, पहले उनको पकड़िए। कई लोग ना छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ते, मतलब हम लोग भी देखते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, सही बात है। और जी, ऐसे भी सोचेंगे आप कि छत्तीसगढ़ की एक किताब है, उतनी मोटी जी, किताब इकोनॉमिक्स की भी है, उतनी मोटी हिस्ट्री की भी है। तो एक जी, किताब में अगर 50 नंबर मिल रहा है, तो वो जल्दी पढ़ना चाहिए। अगली बिल्कुल। चीज़ मैं आपसे पूछूँगा कि टेस्ट सीरीज़ का कितना महत्व है? जैसे आप अभी प्रीलिम्स दिला रहे थे लगातार, तो टेस्ट जी, सीरीज़ जी, आप दिलाते थे कि नहीं? और एक चीज़ और, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि भैया टेस्ट सीरीज़ तो दिला रहे हैं लेकिन नंबर कम आ रहे हैं, तो जी। डिमोटिवेशन आ रहा है, तो कैसे करें? क्या करें उसके लिए? सर ये सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग इसमें रणनीति रहती है। मैंने जी, 2019 में जब पहली बार अपीयर हुआ, तो पूरा प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ लगाया था मैं और जी, बट मेरा तो हुआ नहीं उसमें 2019 में। फिर जी। 2020 से सर मैं टेस्ट सीरीज़ ही नहीं दिया हूँ और अच्छा, 2020 अभी तक मैंने प्रीलिम्स का टेस्ट लगाना छोड़ दिया था और हर बार निकला है। जी, तो इसका मेन इम्पोर्टेंस ये है सर कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अच्छे से आ गया, जी, कहीं एरर नहीं कर रहे हैं आप जी, और समय प्रबंधन बेहतर कर रहे हैं आप प्रीलिम्स में, जी, तो जी, आपको सीरीज का ज़रूरत नहीं है। लेकिन सही अगर बात। आपके पास बहुत टाइम है, तो जी, बिल्कुल टेस्ट दीजिए क्योंकि मैं 2019 में दिया था सर और इतना सारा टेस्ट दिया था ना, तो एक मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था। जी, तो मुझे में आ गया था कि टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस इतना है। तो जब मैं वो जी, सब चीज़ों को ओवरकम कर लिया था, तो जी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जिनको ज़रूरत है वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज लगाएँ और अपनी समस्या और कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करें। ह्यूमन एरर ना करें कि दूसरा गोला भरना था, दूसरा जगह लग गया। दूसरी बात ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छे से करना है। ये नहीं सारे क्वेश्चन आप पूरा बना लिए, उसके बाद फिर आप टिक लगाना चालू किए तो कहीं न कहीं 1-2 क्वेश्चन तो गलत लगेगा और आप लास्ट में लगाएँगे तो मेरे पास समय बहुत कम है करके हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो सही इससे बात। अच्छा जैसे ही आप एक पन्ना खोले, 8 क्वेश्चन आपको दिखा दोनों पेज में, हो सकता है 3 प्रश्न आपसे बन रहा है उस 8 में, तो तीनों को बाकायदा वहीं पे अपना बबल डाल लीजिए। ताकि जी, आपको फिर से वही दोबारा आके फिर उसको पलटने में टाइम लगेगा, फिर उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर जाके आप गोला लगाएँगे तो ये डबल टाइम हो जाता है सर। और अभी का पीएससी का क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको वो डबल पढ़ने का मौका नहीं देगा। तो आपको जी, डबल से उसी को पढ़ना है जिसमें आपको डाउट रहेगा। जी, तो आपसे फर्स्ट में बनते जा रहे हैं, आपको वो लाइन से बनाते चले जाएँ और बबल भरते चले जाएँ, ये है। और नेक्स्ट बात ये है सर अभी प्रीलिम्स है और टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और रैंक कम आ रहा है या फिर आपका एक्यूरेसी कम आ रहा है तो उससे बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप एकदम शांत दिमाग से जाएँगे और ओरिजिनल पेपर तो अलग ही होता है, टेस्ट सीरीज आप कितना भी लगा लीजिए। ओरिजिनल जो पेपर रहता है, कभी-कभी ऐसा होता है जो टेस्ट सीरीज में टॉप करते थे, उनका कभी-कभी प्रीलिम्स नहीं निकला है और टेस्ट सही सीरीज में बात। जो लास्ट आते थे, उनका प्रीलिम्स निकला है। तो आपको घबराना नहीं है, आप अपना मेहनत पे बिल्कुल
कॉन्फिडेंस रहे, ये है सर। जी। यहीं पे जो आपकी आखिरी लाइन थी उसी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देखिए प्रीलिम्स जिस दिन होता है या उसके हफ्ते भर पहले एक ना घबराहट आ जाती है अंदर से। एक पैनिक होने लगता है कि होगा कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये पैनिक तो होता ही होगा मतलब सबको होता है थोड़ा बहुत। तो जैसे आप उसको कैसे डील करते थे? क्योंकि अभी फिर बच्चे जाएँगे एग्ज़ाम दिलाने उनको लगेगा। अभी से मैसेज आने लगे हैं कि भैया कैसे करें, डर लग रहा है। तो ये जो डर है, घबराहट है, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले नींद ना आना है, तो पहली चीज़ तो कई लोग को लगता है कि केवल हमारे साथ हो रहा है। मतलब हम ही को बस डर लग रहा है, बाकी सब तो खुश हैं। तो एक उसके बारे में बताइए कि आपको लगता था कि नहीं? और अगर लगता था तो कैसे डील करते थे आप उसको? जी, जी। बिल्कुल, ये सर जितने भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी, वो सभी कैंडिडेट के लिए ये एक ह्यूमन नेचर है। सबको जी, लगता है कि एग्ज़ाम के पहले मुझे भी लगता था घबराहट, और लेकिन इससे ओवरकम पाने का ये सबसे अच्छा तरीका था कि अगर आप जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी, आप उसके लिए एकदम डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं और आप जी, एकदम प्रॉपर वे में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, भाई जो भी हो, मैं इसके लिए अपना 100% इनपुट दे रहा हूँ। जी, तो मैं अपना 100% इनपुट दे रहा हूँ, तो कहीं न कहीं ये मेरे लिए अच्छा होगा ही। जी, तो और ये है सर, जो अपना 100% देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, सिर्फ़ ये डर उन्हीं को लगती है। जो नहीं हुँ, करते हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं रहेगा, वो तो जाके पूरा सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँगे। तो सही बात है। आप अच्छे अच्छे कैटेगरी में हैं कि आपको वो डर आ रहा है, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत किया है, तो डर आना स्वाभाविक बात है। लेकिन आप जी, दूसरे पक्ष में ये भी सोचना कि मैंने उसके लिए मेहनत किया है, तो कहीं न कहीं मैं अच्छा परफ़ॉर्म करके आऊँगा। ये आपको जी, सोच के चलना है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और जितना ज़्यादा हो सके 1 दिन पहले, जी, मतलब 1 वीक पहले से आप चल-चल कर के पढ़ाई करने का वो करें। मैं जैसे कि रिमाइंड करता था सर, तो पढ़ लेता था मस्त शाम तक, फिर शाम जी, जैसे होता था तो छत में जा कर के फिर वो सारी चीज़ों को बिना किताब देखे रिमाइंड करते रहता था। तो ऐसे जी, रिमाइंड करते मैं 3 से 4 घंटा ऐसे छत में ही टहलते रहता था। तो जी, इससे फिज़िकली भी एक मतलब परिश्रम हो जाता है, तो हाँ, नींद नहीं आने का संभावना आ जाता है सर इससे। तो सही दोनों है। चीज़ ज़्यादा पढ़ाई भी हो गया और नींद भी अच्छी आ जाती थी, ऐसा था। जी। एक चीज़ और मैं जो एग्ज़ाम जैसे आप टेस्ट सीरीज़ भले पहले नहीं दिलाए, तो मैं एक और संदेश देना चाहूँगा कि कोई बच्चा अगर नहीं दिला पा रहा है टेस्ट सीरीज़ और उसको कोई ये बोल रहा है कि यार टेस्ट सीरीज़ नहीं दिलाया तुम्हारा तो नहीं होगा, तो ये मत सोचिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जो बिना टेस्ट सीरीज़ दिलाए भी लगातार निकाले हैं, आपके सामने बैठे हैं शैलेंद्र जी। दूसरी चीज़ बिल्कुल कि सर। वो सीधी-सीधी यही बात की है कि टेस्ट सीरीज़ इसलिए है कि आपकी जो गलतियाँ फाइनल एग्ज़ाम में होंगी, उसको रोकना है। वो कोई आपके जी, गुणवत्ता का मापक नहीं है, आपके सेलेक्ट जी, होने का मापक नहीं है। आप मैं तो ये भी बोला एक बच्चे का मैसेज आया था कि मेरा 80 गलत हो रहा है। मैं बोला और खुश हो भाई कि तुम्हारा 80 ऐसे सवाल पता लगे जो तुमसे नहीं बनते, अब वो फाइनल में गलत जी, नहीं होंगे। तो टेस्ट सीरीज़ वही चीज़ है कि आपको अपने को सुधारना है, बस और कुछ नहीं है। तो जो फाइनल एग्ज़ाम आप दिलाते थे, जो प्री का एग्ज़ाम दिलाते थे, उसमें कैसे पेपर अटेंड करते थे? मतलब जैसे एक चीज़ तो आपने बताई कि हर पेज में आप बबल भरते जाते थे। कितने जी, राउंड में बनाते थे? और आप असेस कैसे करते थे कि कितने सवाल बनाना है? जैसे एक पीएससी ऐसा भी हुआ जिसमें 140 कट ऑफ गया, एक ऐसा भी गया जिसमें 85 गया। तो रेंज बहुत है पीएससी की, कट ऑफ एक ही नहीं जाता। तो आप जी, वो कैसे भी सोचते थे कि कितना अटेम्प्ट करना है? जी। सर पहले से तो सोच के नहीं जाता था कि कितना अटेम्प्ट करना है। मैं जी, सबसे पहले ये करता था कि जैसे ही मतलब क्वेश्चन पेपर को खोलने का वो मिलता है, पहले तो जी, आराम से शांत दिमाग से सारी चीज़ों को फ़ील करना चाहिए। फिर जैसे जी, ही आप उसका सील खोलते हैं, तो एक जी, बार सरसराते निगाहों से ऐसे देख लें कि कटा-फटा नहीं है। मैं सर जी, क्वेश्चन था, क्योंकि कभी-कभी होता है कि ऐसे पलट रहे हैं और क्वेश्चन को हाँ, पढ़ते जा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसे मिला, जो नहीं च बनने वाला है। तो जब आप जी, स्टार्ट करेंगे ना, अरे यार! एक जी, क्वेश्चन तो वो आ गया है जो मेरे से बनेगा ही नहीं, वो दिमाग में चलते रहता है। वो थोड़ा-सा जी, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जी, इसको ध्यान में रखते हुए ना सर,
जी, ये करता था कि ऐसे पलटा-पलटा के कटा-फटा तो नहीं है, ब्लैंक नहीं है, इसको देख लेता था। फिर पहले पेज को खोलता था, पहले पन्ने को खोलने के बाद मेरे से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको जी, तुरंत मैं धीरे-धीरे बबल भर लेता था और जो जी, उसमें 50-50 में डाउट है सर, उसको मैं गोला जी, लगा देता था, ताकि मैं इसको जी, सेकंड में एक बार आके देखूँगा। तो जी, ऐसे करके सर अब जब हम 100वें क्वेश्चन तक जाते हैं, जी, तो तब हमको समझ में आता है सर कि क्वेश्चन का स्तर और पेपर का स्तर कैसा है। हो सकता है जी, पहले में हम 50 क्वेश्चन तक चले गए, तो हमको ये समझना चाहिए कि पेपर मॉडरेट लेवल में आए हैं, हमको और बढ़ना है। हो सकता है पहले राउंड में हमसे 35 से 40 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। मतलब हमको समझ जाना है पेपर अच्छा खासा टफ आया है। डरना जी, नहीं है कि हमसे तो 35 ही क्वेश्चन बना है 100 में। जब आप इतना पढ़ के गए हैं और आपसे उतना बन रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे से इतना बन रहा है मतलब बाकियों से भी इतना ही बन रहा होगा। सही बात है। पैनिक नहीं करना है कि मेरे से तो बहुत कम बन रहा है, बाकी लोग बहुत बना रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं रहता है। जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं इतना पढ़ के आया हूँ, फिर भी मेरे से इतना बन रहा है, मतलब बाकियों से भी इतना ही बन रहा होगा, ये सोचना चाहिए। जी, फिर सेकंड राउंड में जो गोला मारे हैं 50-50 उसको तो 100% ही बनाना चाहिए बोलता हूँ मैं। क्योंकि जी, 50-50 जब भी आप बनाएँगे ना, मैंने देखा है 5 वर्षों में आपको फ़ायदा होगा ही। जी, 50 बनाने के बाद फिर अब जो क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको फिर से आप एक बार देखेंगे ना, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्वेश्चन फिर लिंक बैठते जाएगा और कहीं न कहीं आंसर ऐसा लगेगा यही है आंसर और बाद में देखोगे तो आंसर वही निकलता है। तो जी, 3 राउंड में मैं सॉल्व करता था सर, तो ये 3 राउंड में मैं लगभग ना 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में पहुँच जाता था। तो जी, 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में पहुँचता था ना, तो अगर यहाँ से मेरा 70 क्वेश्चन भी सही हो गया, तो हुँ, 150 हो जाता है और 20 क्वेश्चन का अगर माइनस करें, तो वो जी, 8 से 9 नंबर के बीच में भी अगर माइनस कर दें, तो जी, 130 चले जाता है सर। तो ये एक जी, अच्छा हो जाता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाए। तो ये सही, अपना था सर मैं। जी। मतलब वही सीधी-सी बात है, पहली चीज़ कि आपको वहाँ ये नहीं सोचना है मतलब पहली चीज़ तो सबसे अच्छी बात जो सर ने कही कि कॉन्फिडेंस रखना है, कि आप जी, इतना पढ़ें, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा है। पहली गलती तो हम वही करते हैं ना कि अच्छा सबसे बनता होगा यार मेरे से बस नहीं बन रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ? इसमें बहुत सारे लोग वो हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको ना वहाँ पे अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, कि जैसे आपको लग रहा है कि अच्छा इसका उत्तर ये हो सकता है, तो थोड़ा बहुत गेस करना है। अगर तीसरी चीज़ जो और अच्छी थी कि अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो, तो आपको उसको 100% अटेम्प्ट करना है। क्योंकि पीएससी में 1 थर्ड नेगेटिव और मतलब अगर आप 20 वैसे सवाल अटेम्प्ट किए, आपके 15 गलत हुए, 5 सही हुए, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा और इतना जी, तो प्रोबेबिलिटी होती भी नहीं है। तो ठीक है सर। ये थोड़ी ना बहुत बच्चों को मतलब ये सब सीखना चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और अगली चीज़ ये सीखना चाहिए कि आपके सामने सब टॉपर यही बोल रहे हैं कि भई हमको भी डर लगता है। हमसे भी पहले राउंड में नहीं बनता, हम भी सवाल देख के डरते हैं, हम भी एग्ज़ाम से पहले डरते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है ना तो आप भी अगले टॉपर हैं, जो सर ने सबसे अच्छी बात कही कि जो नहीं पढ़ा उसको डर क्यों लगेगा भई? जो पढ़ा है उसी को डर लगेगा। तो सर अगली चीज़ ये जो प्रीलिम्स और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का गैप रहता है, इसको आप कैसे मैनेज करते थे? मतलब पिछले सवाल डिस्कस करते थे या बैठते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे या सीसेट का पढ़ते थे? किस टाइप से इस टाइम को मैनेज करते थे और कैसे करना चाहिए बच्चों को? जी, जी। पेपर 1 देने के बाद सर बिल्कुल उसको चुपचाप क्लोज़ करके बैग में अंदर डाल देना चाहिए। जी, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है और डिस्कस करने के लिए जैसे ही पेपर 2 खत्म होता है, आपके पास समय ही समय रहेगा। जी, जैसे ही पेपर 1 देते हैं उसके बाद कुछ खा लेना चाहिए, जी, क्योंकि सारा मानसिक रूप से आप उसमें लगे रहते हैं, तो जी, थोड़ी-सी एनर्जी का भी ज़रूरत रहता है। फिर उसके बाद जो हिंदी के कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको जी, एक नज़र देख सकते हैं। मैं तो सर विनय कुमार पाठक का बुक को ही पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर डालता था, जो अच्छा, आधा पौन घंटा में ही। उस जी, उसके बाद कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलेस हैं, मैथ्स के या रीज़निंग के, तो फ़ॉर्मूला देख लेता था। बस इतना जी, ही तो मिलता है सर करने के लिए, तो इतना आप कर लिए तो सफिशिएंट है वो।
जी। अगली जी, चीज़ सीसेट का जब आप पेपर दिलाते हैं तो मतलब वो जो अटेम्प्ट होता है, कई लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो कट ऑफ है कि 33 बना लिए, 34 बना लिए, 35 बना लिए, अब रुक गए। कुछ सोचते हैं कि हम पूरा बनाएँ, कुछ सोचते हैं कि मिडल वाला कि भई 50 के आस-पास। तो इसमें क्या रणनीति अपनाना चाहिए बच्चों को ख़ासकर कि कितना अटेम्प्ट सेफ रहता है और कैसे सर अटेम्प्ट करना चाहिए? जी, जी। इसमें भी आप जो क्वालीफाइंग मार्क्स हैं, उसको जी, बिल्कुल ना सोचें। पेपर जी, 1 के जैसे ही इसको भी ट्रीट करें। जी, बिल्कुल आप शुरू से चालू करें और इसमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए सर, सबसे जी, पहले आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि वो जी, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, पढ़ने में भी ईज़ी रहता है और फटाफट बनता है। तो जी, तो जो 30 से 35 क्वेश्चन है वो जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं। फिर जी, उससे थोड़ा-सा समझ में आ गया कि मेरा इतना क्वेश्चन लगभग बन गया। फिर जैसे जी, आप मैथ्स रीजनिंग में जाएँगे ना, तो छोटे-छोटे क्वेश्चन को पहले देखें, देख-देख कर जी, अटेम्प्ट करना चाहिए। वरना कभी-कभी ऐसा होता है एक बड़े क्वेश्चन को लेके गए, इसमें तो 5 क्वेश्चन आया है करके और जी, उसी को बना के थक गए, बन ही नहीं रहा है, वो आधा घंटा भी निकल गया, पौन घंटा कई लोग दे देते हैं। मैं नहीं इसको बनाना है करके। तो आप अपने ईगो को साइड कर देना, अगर वो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वाला भी है और वो आपसे 5 से 7 मिनट में नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। जी, तो मैं तो ये करता था सर, उसमें पहले छोटे-छोटे क्वेश्चन कौन है, स्टेटमेंट में भी, पढ़ने में भी छोटे-छोटे कौन है, उसको मैं छाँटता था पहले, फिर उसको जी, बनाता था, ताकि वो पढ़ने में भी ईज़ी हो जाता था, समझने में भी ईज़ी हो जाता था और बनाने में भी ईज़ी हो जाता था। तो जब ये सारे जी, बन जाते थे, तो फिर मैं बड़े-बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। तो इससे अच्छा, ये है कि इसमें भी आपसे जितना बन रहा है, बिल्कुल बनाइए, जितना हो सकता है बनाइए, पीछे बिल्कुल मत सोचें कि मेरे को 66 मार्क्स लाना है, तो मेरे को 35 ही बनाना है, 40 ही बनाना है, ऐसे नहीं। जी, आपसे जितना बन रहा है, बिल्कुल बनाइए। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आप 50 प्लस सोच के जाना चाहिए, अगर आपको एकदम टफ लगता है तो। कम से कम जी, 50 होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है आप 40 बना के आए हैं, हो सकता है उसी 40 में का 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया आयोग, सही बात, से ही बाहर हो जाते हैं। तो कम से कम मिनिमम 50 लेके चलना चाहिए और मैक्सिमम तो आप जितना बना सके 100 क्वेश्चन में। जी। मतलब दिमाग में वही है कि ऐसा नहीं रखना है कि ये बॉर्डर तक हम बनाएँगे क्योंकि मैं 2-4 जी। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि वो बोले कि हमसे तो ये 38 बिल्कुल श्योर थे, हम बना दिए, आयोग सही में 5 सवाल डिलीट कर दिया और 1-2 हाँ, तो ये गलत हो ही जाते हैं। वो हो गए, जी, बाहर हो गए, जबकि वो जी, आगे आराम से बना सकते थे। तो वही बिल्कुल। हर जगह जो सर बता रहे हैं ना आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी कि पढ़ने में भी स्मार्ट स्ट्रेटजी कि जो ज़्यादा आता है वो पढ़िए। सीसेट बनाने में भी स्मार्ट स्ट्रेटजी कि पहले हिंदी छत्तीसगढ़ी बनाइए, फिर छोटे सवाल बनाइए, जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है उसमें ईगो को साइड करिए। ईगो बहुत खतरनाक चीज़ है, पर ना कई बार होता है कि किसी सवाल को जी, से बताइए सर? इसका एक एग्जांपल है सर, आई थिंक वो 2021 का है। जी, 2021 का जो सी सेट का पेपर है, वो जी, मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी नहीं पढ़ गए। एक-एक क्वेश्चन को बनाने लगते तो 15, 20-20 मिनट में बनते। तो जी, सबसे अच्छा स्ट्रेटजी यही था कि मैंने पहले जो छोटा-छोटा क्वेश्चन है रीजनिंग के, मैथ्स के, उसको उठा-उठा के बनाए। तो ऐसे जी, करके लगभग 15-15 क्वेश्चन बने थे सर, ज़्यादा नहीं बना था। और वो जी, और उसके बाद मेरा लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इधर बन गए थे। तो वो मिला के मेरा फिर निकल गया था सी सेट। और कई लोग वो मैथ्स को लाइन से बना रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में लगे थे, तो बहुत लोगों का सी सेट क्वालीफाई नहीं हो पाया था, जबकि जीएस में अच्छा खासा नंबर था। तो सही हमको बात है। जाके कठिन परिश्रम नहीं करना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हमको चुन-चुन कर काम करना है। सही बात है। मतलब आपका उद्देश्य पास होना है, कोई दिखाना तो नहीं है किसी को कि मैं मैथ्स वाला हूँ, तो मैथ्स बनाना ज़रूरी है। वो जी, चीज़ नहीं करना है और कई बार ना ईगो भी आ जाता है कि अपन कोई सवाल बनाए 1 मिनट दे दिए, फिर लगता है यार 1 मिनट तो दे दिए हैं, 30 सेकंड और दे देते हैं, फिर डेढ़ मिनट हो गया 20 सेकंड और दे देते हैं। वो देते-देते होता ना है सर। और जब 3 मिनट दे दिए तो लगता है अब इसको 3 मिनट दे दिए अब तो बना ही लेते हैं। तो वैसे हुँ, करके दिक्कत हो जाती है कभी-कभी। जी। अब मैं सर आपसे ये पूछूँगा कि जैसे अभी 1 महीना बचा है मोटा-मोटा अगले प्रीलिम्स के लिए, तो आप पिछले बार जब 1 महीना बचा रहा होगा या अभी तक जब 1 महीने बचते हैं और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आप फिर से तैयारी दिलाएँगे तो प्रीलिम्स फिर से, तो इस 1 महीने में आपकी रणनीति क्या होगी? क्या करना चाहिए इस 1 महीने में एस्पिरेंट्स को? जी, जी।
इसको मैं बिल्कुल डिवाइड कर देता था सर, जैसे अभी भी कर दिया हूँ मैं, जी, कि आज 7 जनवरी है, जी, तो 31 जनवरी तक जी, मैं सिर्फ़ जो मेरा ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट है, उसको जी, पढ़ना है। छत्तीसगढ़ को जी, मेरे को छोड़ना नहीं है, और एकदम बेसिक से हमको शुरू से पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन था। फिर एक बार सही देखो कि पिछले बार जी, सर उसको बहुत लोग गलत भी करके आए हैं। दिनेश हाँ, नंदन साहब ही थे, जब एम सेट ऐसे मार-मार के आए थे। तो जी, हमको शुरू से फिर से पढ़ना है, उसको नज़रों से गुजारते रहना है। तो जी, छत्तीसगढ़ को पढ़ना है, भारतीय इतिहास को, भारतीय संविधान को, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, और इसके अलावा जब भी और समय मिलता है तो थोड़ा-सा जियोग्राफी को देख ले, इकोनॉमिक्स को देख ले, और जो मेंस का सिलेबस है फिलॉसफी का, तो जी, भारतीय दर्शन को देख ले कि किसका क्या-क्या है, कम से कम उतना देख ले। तो ये सही सब बात। चीज़ों 31 जनवरी तक करता था सर। फिर जी, उसके बाद मेरे को कंप्लीट करना था ये पूरा, तो ये सब पूरा करता था, और बीच-बीच में थोड़ा-सा रीजनिंग बना लिया, हिंदी को देख लिया, 1 आध घंटा ऐसे निकाल कर के ये करता था। फिर जैसे ही जी, 1 फरवरी आया, तो अब वो 1 फरवरी से 8 फरवरी का फिर एक शेड्यूल है। तो ये जी, 8 दिन में मेरे को सिर्फ़ क्या करना है, छत्तीसगढ़, इतिहास, संविधान, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे। बस इतना ही बस को मेरे को पढ़ना है, और जितना अच्छे से हो सके ये 8 दिन में मेरे को सिर्फ़ इतना ही पढ़ना है, और इतना ही पढ़ के जाता था सर एग्ज़ाम देने के लिए। जी। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी मतलब आप यही चीज़ सीखी है सर से कि मतलब सब नहीं पढ़ना है। जो आता है वो पढ़ना है, जो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है वो पढ़ना है। इकोनॉमिक्स देखेंगे अगर आ ही गया तो बना लेंगे। इकोनॉमिक्स में जो जी। जीडीपी पूछता है पीएससी वो पढ़ लीजिए। मतलब जी, वही जी। है, बुद्धिमानी से पढ़ना है मेन चीज़ ये है। को तो ऐसे हैं सर, बिना पढ़े बनेगा वो, बिना पढ़े भी जी, बनेगा क्वेश्चन। सही तो बात इसके है। आप वेलकम करना उस क्वेश्चन का। जी, और जी। कितना भी पढ़ लें नहीं बनेगा, कुछ सवाल ये भी रहते हैं। बनेगा, ऐसा भी होता है सर। साइंस का कुछ क्वेश्चन है, आप साइंस कितना भी पढ़ लें, अगर नहीं जी, बनने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाओगे। सही बात है। अब वही है, जी, सीधी-सी बात है, आपको इनपुट-आउटपुट देखना है कि आप कितना अपना उस पे समय दे रहे हैं और कितना आपको उससे नंबर मिल रहा है, तो वो समझ जी। के आपको पढ़ाई करना है। सर अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ, कि आपने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी बेसिक, तो मतलब ये प्रीलिम्स के हिसाब से? सर इसमें ऐसा है कि जी, मैं तैयारी करने से पहले जी, यूट्यूब से पढ़ना चालू किया था सर। तो जी सर। यूट्यूब से पढ़ कर के मैं छत्तीसगढ़ का 2 किताब मैं खुद से लिख डाला था हैंड रिटन। अरे तो फिर गज़ब! उसी को, जी, उसी को फिर मैं 5 सालों तक उसी को पढ़ा हूँ सर, और उसके जी, अलावा कोई सा भी बुक फॉलो नहीं किया। तो मैं अपना खुद का नोट्स पढ़ा हूँ सर जी सर। के और लिए। इनके और लिए सर जीके के लिए जी सर बताइए? जी, उसके बाद जो इंडियन जीएस का है, तो जी, उसमें सर जैसे पटेल ट्यूटोरियल से मैंने पढ़ा था। जी, मेंस का सर, प्रीलिम्स नहीं पढ़ा हूँ, मेंस का लिया था। तो जी, मैंने मेंस का उसमें फ़ोकस किया सर। प्रीलिम्स में भी मैंने मेंस का पढ़ा, जैसे जो मेंस का इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस है, तो मैं जी, उसको को मेंस का ही कंटेंट को पढ़ता था, क्योंकि वही जी, प्रीलिम्स कहीं न कहीं काम आएगा करके। उसके सही बाद जो बात। इकोनॉमिक्स है, मेंस का ही पढ़ता था, जी, उसी से काम आएगा करके। इसके अलावा भारतीय दर्शन है, जी, मेंस का पढ़ता था। एनवायरनमेंट जो मेंस का सिलेबस में दिया हुआ है, और जो प्रीवियस ईयर में है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन है वो, एनवायरनमेंट जी, और टेक्नोलॉजी के हैं। तो प्रीवियस जी, ईयर का क्वेश्चन का एक मैं कॉपी में बना लिया था, और जी, उसको सीक्वेंस से बनाया था, एक दूसरे से रिलेट जोड़ते हुए, तो उसको जी। पढ़ता था। तो मैं सर ज़्यादातर ना बुक को ना फ़ोकस करते हुए नोट्स को पूरा प्रेफ़र किया हूँ सर, और मेरे पास अधिकतर 90% पूरा अ, नोट्स है, तो मैं नोट्स को ही पढ़ा हूँ सर ज़्यादातर। मतलब आप अपना नोट्स बनाते थे और उसको बार-बार पढ़ते थे? जी, जी। बार-बार रिवाइज़ जी। तो ये जी। रिवीज़न की अगर आपसे मैं पूछूँ कि रिवीज़न का कितना महत्व है इस एग्ज़ाम में और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी रिवीज़न के लिए तो? जी, रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सर। मैं तो जी, ऐसे करता था कि जैसे एक बार मैं सीजी हिस्ट्री को पढ़ लिया, कॉपी से अपना जी, जो भी नोट्स बनाए हैं उसको, फिर जैसे जी, ही उसको पढ़ा, मैं छत में चले जाता था, फिर चालू जी, करता था, हाँ, पाषाण काल, ऐसा-ऐसा जी, ऐसा है, सिंधु घाटी सभ्यता,
कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा करके मैं मन में ही रिमाइंड करता था। तो जी, रिमाइंड कर करके सर पूरा मैं हिस्ट्री खत्म कर देता था, 2 घंटे तक चल चल के मैं उसको हुँ, रिमाइंड था। तो ये मेरा जी, स्ट्रेटजी था सर हर सब्जेक्ट के लिए, उसको पढ़ता था, रिमाइंड करता था, जहां भी मैं अटकता था तो फिर वापस जी, मैं ये आता था और उस जगह को खोल के देख लेता था। फिर वो मेरा जी, फिर से तैयारी हो जाता था कि हाँ, ये जगह मैं छूटता था, अब नहीं छूटेगा, ऐसे करके। जी। हाँ, वही है रिवीज़न जो हम लोग भी करते थे या मैक्सिमम लोग करते हैं, आप किसी भी तरीके से करिए लेकिन वो आइडेंटिफ़ाई करिए जो आप भूल रहे हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं जो हमको याद है, उसी को बार-बार पढ़ रहे हैं। आप जैसे जी, बुक से भी पढ़ रहे हैं, बैठे भी हैं, तो पहले बुक खोल लीजिए, आँख बंद करिए और याद करिए कि इस पेज में क्या-क्या है। जो आप भूल गए, उसको टिक करिए और उसको दोबारा पढ़िए। वो आप सही बात है, वो सच्चाई है। हम लोग पूरी बुक कई बार पढ़ते रहेंगे, तो फिर उसका बहुत फ़ायदा नहीं होता। अब सर मैं जो अगला स्टेज है, जिसको बोलते हैं कि मुख्य परीक्षा, तो अभी क्योंकि प्रीलिम्स है तो मैं और भी जो इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसमें भी यही बोल रहा हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही सर प्रीलिम्स सॉरी, होगा मेरा जी, डाटा कवर हो गया था सर, तो मैं वाईफाई लिया हूँ दूसरे मोबाइल से, तो ये जी, अभी 1 मिनट के पहले का मैं सुन नहीं पाया हूँ सर। जी सर, मैं फिर से बोलता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अपन प्रीलिम्स की तो लंबी रणनीति अपनी चर्चा हो गई और एक चीज़ मैं ये जी, बोलूँगा कि मेंस के लिए मैं आपको फिर से इनवाइट करूँगा, बाकी लोग को भी करूँगा क्योंकि अभी बच्चे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो कम लोग देख पाएँगे और जी, मेंस जी, जी, की ऐसी सही है रणनीति सर। होती है कि वो बहुत लंबी चलेगी। अपने को एक-एक जी, पेपर के एक-एक सब्जेक्ट का पूछना है। जैसे अब हम लोग भी बिल्कुल तैयारी सर। किए हैं तो हम लोग फिर माइन्यूट डिटेल पूछेंगे कि सर छत्तीसगढ़ का इतिहास किससे पढ़े, फिर ये किससे जी, पढ़े, फिर उसको लिखते कैसे थे, साइंस जी, कैसे पढ़े। लेकिन अगर मैं मोटी-मोटी रणनीति आपसे पूछूँ और इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब अगर आपका चक्र देखें हम लोग तैयारी का, तो आप मेंस में इस बार मतलब अच्छे से अभी तक आप जो पोस्ट नहीं मिल रही थी, आप मेंस लिख रहे थे और उसके बाद अभी जो रैंक आया, तो कुछ तो आपने कुछ सुधार किया होगा। वो क्या सुधार किया जिससे आपको पोस्ट ना मिलने से पोस्ट मिलने तक का जो सफ़र तय हुआ है, उस उस चीज़ में आपको फ़ायदा मिला? जी, जी। सर सबसे पहले तो ये है कि मैं अपना एनालिसिस करता था सर कि कौन से पेपर में मेरा कम आया है मार्क्स। जी, तो फिर उसका मैं आंसर शीट देखता था, कैसे-कैसे लिखा हूँ, कैसे नंबर जी, मिला है। तो फिर इसको मैं डिस्कस करता था दोस्तों के साथ कि और कैसे किया जाए इसमें। तो वो लोग हम लोग डिस्कस करते थे सर, तो एक-दूसरे का पता चल जाता था। खुद से जी, पता नहीं चलता था। तो सही बात। वो लोग मेरा कमजोरी बताते थे। इसके अलावा जी, सर मैं मेंस का खूब टेस्ट सीरीज़ दिया हूँ सर, हर साल दिया हूँ। कम से कम जी, 65 से 70 टेस्ट हर साल देता था मैं। और जी, ये रहा कि मेंस देने से पहले भी मैं सर टेस्ट देता था, अक्टूबर-नवंबर के मंथ में। जी, ताकि प्रीलिम्स से पहले भी एक बार और मैं टेस्ट दे लिए रहूँ क्योंकि मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है करके। तो जी, सर मुझ इसमें इसमें समझ आया कि पेपर 1 लैंग्वेज इसमें अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। तो सर जी, इसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी ये तो मैं पढ़ता था। इस बार मैं जी, इंग्लिश को भी थोड़ा अच्छे से तैयार किया था सर क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम नंबर आ जाते थे। जी, सर ऐसे तो ऐसे के लिए सर मैं क्या करूँ ऐसे लगता था। तो जी, हर बार कुछ ना कुछ अलग क्रिएटिविटी करते रहता था। तो उसके जी, बाद सर इस बार आप भी ऐसे के बारे में बता रहे थे अपने वीडियो में, तो मैं हर जी, ऐसे के लिए आपका वीडियो फ़ॉलो किया था सर। तो जी, बहुत सारे तो सेम आ गए थे ऐसे, तो आपने जैसे-जैसे बताए थे ना, वो आयाम मैं सेम-सेम लिख के आया हूँ सर सच बताऊँ तो। भले कुछ दूसरा तरीके से लिखा हूँ, लेकिन आपका पूरा कंटेंट यूज़ हुआ है। आप और कभी जब मेरे से चर्चा करेंगे तो उसको उस कॉपी को मैं शो करने का भी प्रयास करूँगा क्योंकि आरटीआई लगाया हूँ, मिल जाएगा। जी, और मैंने ये देखा है सर आरटीआई वाला कॉपी तो नहीं मिला है लेकिन मैं वहाँ काम करता हूँ तो जब आया विधि से शाखा में हूँ मैं, तो जी, कॉपी है तो मैंने देखा अपना, तो मुझे जी, उसमें 67 मार्क्स मिला है सर, वो दोनों ऐसे को लिखा हूँ जो मैं, तो अभी जी, तक का वो हाईएस्ट है सर। तो जी, 120 नंबर भी मिला है तो बहुत है, वो हाईएस्ट है ऐसे में। तो हाँ, वो ये सब चीज़ों को किया हूँ, पॉइंट वाइज़ ज़्यादा लिखा हूँ सर उसमें। और जी,
जो एक डायग्राम बना के फिर अलग-अलग एरो के माध्यम से यूज़ करता था, ये सब चीज़ें भी यूज़ किया हूँ। तो ऐसे में थोड़ा नंबर है सर मेरा। इसके जी, अलावा जो पेपर 3 है, तो पेपर जी, 3 के लिए सर जो प्रीलिम्स में पढ़े हैं वो बहुत काम आता है। आप जी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कई क्वेश्चन आते हैं तो वो लिखना पड़ता है। हालाँकि इस हाँ, बार तो एनालिटिकल क्वेश्चन आया तो इस बार सबके नंबर कम है उसमें और जी, पर बस थोड़ा-सा अलग से पढ़ना रहेगा। हाँ, और पेपर 4 बहुत अच्छा है सर। ये इसको डीप में पढ़ के रखें और एक बार पढ़ के रखें, अच्छे से पढ़ के रखें, क्योंकि हर बार ये काम आएगा। इसमें कुछ नया चीज़ का ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज़ नया हो सकता है वो डीप में जाके पूछ सकता है। तो आप हाँ, उसके डीप में जाके एक बार तैयारी कर लिए रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। मैं सर डीप में पढ़ा था, तो मेरा मैथ्स के वजह से बहुत सारा बिगड़ा सर। मैं कम से कम मेरा 30-35 नंबर का छूटा था। फिर भी मेरा जी, 109.5 नंबर आया पेपर 4 में इस बार, तो बहुत अच्छा आया है उस हिसाब से, बहुत लोगों का पेपर 4 बिगड़ गया नहीं तो। बार के तो हिसाब उसको से अच्छे से हाईएस्ट बढ़िया है। करके रखना है। जी, और पेपर 5 के लिए सर जो आप प्रीलिम्स में पढ़े रहेंगे इंडियन जियोग्राफी, सीजी जियोग्राफी वही काम आएगा और इकोनॉमिक्स भी आप जो दिया है उसको पढ़ लें, साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा को हर आंसर में इनपुट करने का ट्राई करें। जी, और इसके बाद पेपर 6 है वो थोड़ा-सा नया लगता है क्योंकि फिलॉसफिकल चीज़ें आ जाती है और सोशियोलॉजी। लेकिन जब एक बार उसमें भी दिमाग जम जाता है, तो आप उसको हैंडल करने के लायक हो जाते हैं और एक बार अच्छे से एक क्रक्स के साथ पढ़ लेंगे, वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो वो काम आएगा क्योंकि इस बार तो कोटेशन दे-दे करके पूछे थे। तो अच्छी जी, बात ये था आपने अपने वीडियो में बताया था कि ये सबका कुछ न कुछ कोटेशन रहता है तो इसको आप यूज़ करना ऐसा करके। तो वो कोटेशन का तो मैं अच्छे से पहले से पढ़ा था। तो इस बार तो कोटेशन देकर ही पूछे और इसको हाँ, समझाओ, तो मैं तो समझ गया था कि ये इसका कोटेशन है तो पहले तो उसका नाम लिख कर ही बताता था कि ये इसका है। तो ये एक डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है सर, जो जी, इवोल्यूटर है उनको इनको तो पता है कि यही ने इसको बोला है ऐसा करके। हाँ, तो ये भी अच्छा हो जाता है और छत्तीसगढ़ के लिए जो ट्राइब्स हैं और कल्चर हैं, वो प्रीलिम्स में पढ़े रहेंगे, वो काम आएगा। बस आप जब टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे और रिटन जी, प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आएगा कि आपको कैसे लिखना है। और जी, 7 का ऐसा-ऐसा जो सिलेबस में दिया है, उसका मैं प्रॉपर नोट्स बना लेता था और मैं ये सोचता था पहले कि कितना भी ये आउट ऑफ सिलेबस आए, पहले तो मैं सिलेबस को पढ़ के रखूँगा। क्योंकि जी, सिलेबस आएगा वो मेरे से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो वो हो सकता है बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। और इस बार तो बड़ा खतरनाक-खतरनाक क्वेश्चन 8-8 नंबर में आया था, तो सही बात, इधर से वो हैंडल हुआ, ओवरऑल अच्छा था। तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं पे अच्छा फ़ोकस रहना चाहिए, योजनाओं में अच्छा नंबर मिलता है और जो एक्ट हैं, तो वो 10 एक्ट दिए हैं उसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्चुअल ताकि उसको हैंडल किया जा सके। और सबसे ज़्यादा जी, फ़ोकस ये पार्ट 3 में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये सब चीज़ों में तो इसमें अच्छा नंबर मिलता है सर। और जी, जो पार्ट 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स हैं, इसको जो सिलेबस में दिया है उसको अच्छे से कर लें और जो फेमस-फेमस पुरस्कार हैं और जो जी, आगामी खेल प्रतियोगिता होना है करंट में, इसको थोड़ा-सा देखे रहें तो फिर ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो जी। ऐसा एक जनरली एक व्यू हाँ, बताया ये सर मैंने इसका। मैं वही आपसे आग्रह भी करूँगा कि अब हम लोग एक आध वीडियो और प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे कि आप कैसे पढ़े, किस पेपर को, किस माइक्रो टॉपिक्स को कहाँ से पढ़े, उसके बारे में करेंगे। अभी थोड़ा-सा बिल्कुल इंटरव्यू सर। के बारे में अगर आप बताएँ कि इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी कैसे की? इंटरव्यू का आपका अनुभव कैसा रहा? वहाँ डर लगता जी। है, नहीं लगता? क्योंकि आपका तो लगातार कई बार आपके इंटरव्यू हो चुके हैं। और जी, जी। कुछ अगर सलाह इंटरव्यू के बारे में अगर आप जी, बता जी। पाएँ? सर इंटरव्यू का ऐसा है कि जी, जो हम लोग अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं व्यक्तिगत विवरण, तो जो हम एक-एक चीज़ भरे हुए रहते हैं सर, उसके जी, बारे में हमको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो पहला रोल नंबर ही भरते हैं, तो अभी हाल ही में किसी एक कैंडिडेट से आपका रोल नंबर क्या है करके पूछे, तो वो अच्छा, बताया कि 2, 3, 1, 1, 2 ऐसा। नहीं, उसको शब्दों में बताओ बोले कि 2 अरब कैसा ऐसा करके। तो इसको भी अच्छा, प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। क्या है जी, ये भी एक गेम है, वहाँ पे आप क्या बोल पाते हैं कि नहीं ऐसा करके। तो यहाँ से चालू होता है फिर आपका जो नाम है
तो नाम जी, से कोई फेमस पर्सनालिटी, उसका अर्थ क्या है, उसका पर्यायवाची क्या है, उसका संधि क्या हो सकता है। फिर आपके अपने पिता के नाम से भी ऐसे ही, आपके पिता के व्यवसाय से, अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से, आप जॉब करते हैं तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जॉब जी, के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जी, आप कुछ हॉबी डालते हैं, तो हॉबी से क्वेश्चन पूछता है। और बाई चांस नहीं पूछ रहे हैं, तो आप में वो थोड़ा-सा क्वालिटी बना लें कि हो सके कि आप अपने इंटरव्यू को घुमा लें। तो सर, जी, जैसे मेरे को 3 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो जब पहले बार मैं इंटरव्यू देने गया, तो नए ऑफ़िस में ही हुआ था सर, पीएससी के। जी, तो जब इंटरव्यू देने गया, तो फिर कहाँ से सेकंड फ्लोर लेके चले गए, फिर बैठाए थे, फिर कहाँ से फिर उतार के फर्स्ट फ्लोर लेके चले गए, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, कहाँ-कहाँ लेके गए हैं, फिर बैठा दिए एक जगह साइड में करके। तो वो जी, समझ से परे था ऐसे, लेकिन मेरा इंटरव्यू बढ़िया गया था सर, लेकिन एवरेज जी, मार्क्स मिला था। सेकंड टाइम फिर मैं दिया, तो जी, और अच्छा तैयारी करके दिया, तो जी, वो भी अच्छा गया सर, लेकिन उसमें भी एवरेज मार्क्स मिले। फिर उसके जी, बाद अब तो उसी ऑफ़िस में काम करके ऐसा हो गया था सर, अपने घर जैसे हो गया था। हर एक गली को, एक रूम को देखते रहता था जब भी इधर-उधर जाना रहता था तो। तो जी, सारे चीज़ पता थे, तो एक जो हेजिटेशन रहता है सर कि क्या जी, होगा, वो मेरे अंदर से खत्म हो चुका था। क्योंकि मुझे जी, पता था मेरा ही ऑफ़िस है, यहीं जाना है, मुझे यहाँ लेके जाएँगे ये, तो वो सारे मेरे दिमाग में थे। और इसके अलावा जी, मैंने खूब मेहनत किया था सर इस बार के इंटरव्यू के लिए और बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 जी, बार मेरा नंबर कम था, तो मुझे ऐसा लगता था, महसूस होता था कि और मुझे कुछ न कुछ सुधार करना है। तो मैं जी, जहाँ से मुझे जानकारी मिल जाए, तो वहाँ से मैं जानकारी जुटाने का प्रयास करता था। आपसे भी मैंने संपर्क किया और आपको जी, भी मैंने डेप भेजा था, और जी, ये भी लिए भी आभार और कृतज्ञता मैं देना चाहूँगा सर, कि आपने टाइम निकाल कर के रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन बताए, और बहुत सारे क्वेश्चन सर वाक़ई में मेरे से वो हुए थे। और जी, इस बार ऐसा भी रहा सर कि मैंने अपने इंटरव्यू को घुमाया ऐसे लगा। और अच्छा, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, मेरे छत्तीसगढ़ी कविताएँ लिखना मेरा हॉबी था। मेरे से कोई जी, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। तो जी, थर्ड नंबर की जो मेंबर थी मैम, वो बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ रही थी। तो एक क्वेश्चन जी, था कि आप बताओ, एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन गए और जी, आपके ऊपर राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव आ रहा है, तो उसको आप कैसे कम करेंगे? तो जी, मैं उसका जवाब देने लगा सर कि जी, अ, मैं अपने सबसे पहले उस विषय को अपने उच्च अधिकारी से अवगत कराना चाहूँगा, ताकि जी, उनको ना लगे कि मुझे नहीं बताया है, तो इससे एक जी, दबाव कम हो सकता है। दूसरा मैंने ये बोला कि जो नियम के अनुसार मुझे कर्तव्य करने का मौका मिलेगा, तो मैं नियम के अनुसार अपना ज़िम्मेदारी का निर्वहन करूँगा, ताकि भविष्य में जी, कोई प्रश्न उठाए तो मैं ये बता सकूँ मैंने नियम से काम किया है, तो मैं जी, दबाव महसूस नहीं करूँगा। तीसरा मैंने ये बोला सर कि मेरी मैम कविताएँ लिखना है, छत्तीसगढ़ी कविताएँ लिखना है मेरा हॉबी, तो मैं अपना मन को शांत रखने के लिए कविताएँ भी लिख सकता हूँ, और मेरा मन शांत रहेगा तो मैं दबाव को कम कर सकता हूँ। तो बोले कि जी। अरे! आप कविताएँ भी लिखते हैं करके ऐसे पलटा के देखे। फिर अरे! दीजिए फिर अपनी लिखी हुई। तो जो चीज़ मैं चाहता था सर, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन में से पूछे गए। जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू को पूरा अपने पाले में खेले। तो इस बार का सर वैसा ही हुआ, और 100 जी। में मुझे 64 मार्क्स मिला सर, जो एक बहुत ही हाँ, अच्छा बहुत मार्क्स बढ़िया। थे। जी, जी। मतलब आपने इंटरव्यू को खुद ड्राइव किया, अपने हिसाब से चलाया उसको। जी, जी। सर स्टार्टिंग तो ऐसा था कि संविधान से मेरे को इतना सारा क्वेश्चन पूछे, तो मैंने जी, हर जवाब दे रहा था सर। तो जी, मेरे को ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसा लगा ये हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो ना मैं हुँ। भी सोचने लगा था, मैं सही में कैसे हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। मैं सोच रहा था कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आया कि सॉरी बोलूँ ऐसे करके, तो मैम फिर मेरे से पूछे, "अच्छा ये बताओ, जो अशोक चिन्ह है, उसमें जो जी, चक्र लगा हुआ है और जी, वो हमारे तिरंगा में लगा हुआ है, तो जी, किसने ये सिफ़ारिश किया था कि उसको वहाँ से हटा के, मतलब उठा के तिरंगे में लगाया जाए?" मैं बोला जी। बहुत खुश है, सॉरी मैम मुझे नहीं पता। तो पहले बार बोलने में भी खुशी हुई थी। ऐसा सही था बात सर है। जी। बढ़िया था। और सर ये अब आपका इंटरव्यू हो गया, उसके बाद रिज़ल्ट का दिन था।
रिजल्ट के जी, पीडीएफ में जब आपका नाम आया, तो कैसी जी, अनुभूति थी? क्या आपको लगा इतने वर्षों का जो आपका संघर्ष था वो अब समझ लीजिए उसका अंत हुआ, आपको एक पोस्ट मिली, तो कैसी वो क्या अनुभव था आपका, आपके घरवालों का क्या अनुभव था? उसके बारे में जी। थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहें? सर 28 नवंबर का वो दिन मैं तो कभी नहीं भूल पाऊँगा सर। 28 जी, नवंबर को तो अपना ऑफ़िस गया था, काम जी, कर रहा था मैं। पता था मुझे जी, आज रिज़ल्ट आने वाला है करके। फिर उसके जी, बाद 7 बजे छुट्टी हुई, फिर उसके बाद मैं बस में बैठा मंत्रालय वाला, 7 जी, बजे घर पहुँचा। तो मैं जी, सोचते-सोचते सर जैसे ही मैं घर जाऊँगा, जी, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि सब खाना खा लेते हैं करके। तो जी, घर पहुँचा, फिर मैं फ्रेश हुआ, फिर पापा को बोला, "पापा चलो सब खाना खाते हैं," ऐसे करके। जी, तो पिछले बार का घटना ये हुआ था सर कि सब लोग एक्साइटेड थे कि होगा इस बार ऐसे करके। तो जी, दीदी, जीजा-जी लोग भी आए हुए थे और मेरा नहीं हुआ। तो घर में जी, खाना का पड़ा रह गया, कोई नहीं खाया सर। तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि मेरे वजह से आज घर का कोई मेंबर खाना नहीं खाया ऐसे करके। तो मैं ये जी, सोचा कि इस बार तो मन में ऐसा लगा कि नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर हो गया तो फिर खाना नहीं खाएँगे घर में कोई। तो मैं बोला सब खाना खा लेते हैं, क्योंकि जी, नहीं हो कोई खाएँगे नहीं खाना, और हो गया तो भी खुशी में कोई खाना ही नहीं खाएँगे। दोनों कंडीशन सही में बात ये था। तो हम लोग साढ़े है। 7 बजे पूरी फैमिली खाना खा लिए थे। उसके जी, बाद फिर स्क्रॉल कर के देखते थे अब आएगा रिज़ल्ट, अब आएगा। कोई बोलता था 11 बजे आएगा, कोई बोलता था इतना बजे आएगा। मेरे को खुद नहीं पता था कितना बजे आएगा, क्योंकि जी, जो पहचान में थे उनको फ़ोन लगाता था, वो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते थे। जी, मतलब एक हिंट मिल जाए कब आएगा रिज़ल्ट ऐसे करके। हाँ, हाँ, तो तो फिर सर मतलब एक दोस्त से बात ही कर रहा था कि रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा, ऐसे बोल रहे हैं 11 बजे आएगा ऐसे करके। फिर वो बोले जी, मेरे को रिज़ल्ट आ गया ऐसे करके। तो मैं बोला जी, रहे हो कि पूछ रहे हो? बोले बता रहे हैं। तो फिर हाँ, तब हाँ, तक आए हुए थे ना, वो लोग देख लिए थे। फिर जी, वो लोग बताए कि सेलेन तेरा 73 रैंक है, तेरा तो कुछ ना हो गया ऐसा करके। तो फिर जी, वो समय था सर, मेरी मम्मी-पापा साथ में थे, तो मम्मी तो पूरा रो रही थी, वो खुशी के आँसू थे उनके चेहरे में। जी, और पापा सबसे ज़्यादा वो भी बहुत खुश हुए और एकदम गले से लगा लिए थे बहुत टाइम तक से पापा मेरे को। जी, और बहुत दोस्त लोग भी बहुत खुश थे। पता नहीं फिर ऐसे मोहल्ले वाले लोग पूरे इकट्ठे हो गए और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने लग गए। फिर जी, दोस्त पता नहीं रात को कहाँ से पटाखे भी ले आए 11-12 बजे कहाँ-कहाँ से। फिर वो लोग रात भर पटाखे ही फोड़ रहे थे और रात भर मेरे साथ थे सर। जी। ऐसा था। जी। वही है मतलब जो आप सुन रहे हैं ना जो एस्पिरेंट्स, आप ये देखिए कि आप ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, अभी आपको लगता होगा कि क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा? ये जो फीलिंग है ना, इसके लिए तैयारी करिए। माता-पिता की आँखों में खुशी के आँसू लाने के लिए तैयारी करिए। मतलब वो जो फीलिंग है ना, उनके चेहरे को देखोगे तो आपको मतलब लगेगा कि मैं दुनिया जीत लिया, जंग जीत लिया। जो आपके लिए इतना कर रहे हैं, उनके चेहरे में खुशी सच में बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके लिए पढ़ना चाहिए। एक और जो कॉमन सवाल जनरली लोग पूछते हैं कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जैसे आप भी साथ-साथ काम भी कर रहे थे, तो फिर आप एक बैलेंस कैसे बैठा पाते हैं कि काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी करना है, तो वो किस टाइप से बैलेंस दोनों को साथ-साथ करना? सर ऐसा था कि मेरा जो लॉ सेक्शन था वो, जी, और दूसरा लाइब्रेरी है वो, तो जी, दोनों का देख का मेरे को काम मिला हुआ था सर। तो जी, ज़्यादा जब काम नहीं रहता था सर, तो मैं अपना काम-वाम निपटा करके बैठे रहता था, तो मैं पढ़ाई करता था। मेरे को एक जी, बढ़िया टेबल भी मिला हुआ था सर और बैठने के लिए कुर्सी भी, तो उसका जी, मैं फ़ायदा उठाता था, बैठ के पढ़ना है। उसके बाद जी, ये सर कि सीजीपीएससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है, तो उसको जी, पढ़ करके, कटिंग करके, उसको ए4 साइज़ पेपर में चिपका के मुझे सबमिट करना होता था सर डेली का। जी, तो मुझे 6-6 7-7 पेपर पढ़ने को दिया जाता था, पढ़ना है अच्छा, करके। तो मैं सारे पेपर पढ़ता था सर बहुत अच्छे से, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हितवाद, और हिंदी तो जी, पढ़ता ही। तो मेरे को जी, 6-6 7-7 पेपर पढ़ने का वो मिला सर, भले ही वो एक काम के ज़रिए मिला मुझे, वो मैं जी, डेली करता था। तो
ये तो ऑफिस में मुझे ये सामंजस्य बैठा लेता था सर। तो मतलब जब भी जी, मुझे समय मिलता था, तो मैं उसका फ़ायदा उठाता था। इसके अलावा फिर और समय बच गया, तो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी से बहुत सारे पुस्तकें रखा है सर, वहाँ तो हरिराम पटेल से लेकर के ना, वो बड़े-बड़े ऑथर के बुक्स रखाए हैं। तो जो इच्छा जी, है तुम निकाल कर देख लो। वहाँ तो विनय कुमार पाठक के बहुत सारे एडिशन के बुक रखाए हैं, वो भी देख लो। जी, तो मैं थोड़ा-थोड़ा देखते रहता था। तो ये ऐसा फ़ायदा उठाता था और उसके बाद जी, 1 घर आने में लग जाते थे, घर आने में। तो जी, बैठने बैठा रहता था तो ईयरफ़ोन का यूज़ करके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लिया यूट्यूब में, करंट अफ़ेयर्स के लेक्चर देख लिया या कोई और लेक्चर देख लिया। तो वो जी, ये एक समय का यूटिलाइज़ हो जाता था। फिर घर आकर के सर ये 8:30 से 1 बजे के बीच में रात में खाना जी, खाना करके, तो 3 से साढ़े 3 घंटा इधर निकल जाता था, तो इसको मैं प्रॉपर पढ़ता था सर। 1 बजे जी, तक तो 12:30 से 1 बजे तक, तो ये मेरा जी, डेली का रूटीन रहता था। तो ये मेरा पढ़ाई मैनेज हो जाता था। तो ऐसे करके जी। ये मैनेज हुआ था सर। जी। हाँ, वही है मतलब 2 लोगों को सीखना चाहिए, 2 टाइप के लोगों को जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल है, कैसे अपने काम के बीच में पढ़ाई के लिए समय निकालना। जैसे अब आप बस से जी। आ रहे हैं, किसी से गप भी मार सकते हो, लेकिन आप अपनी जी। पढ़ाई कर लेते थे उस समय। और जी। दूसरा उनको सीखना चाहिए जो किसी जॉब में नहीं है। उनको लगता है कि यार पूरा दिन पढ़ रहे हैं। आप ना किस्मत वाले हो कि आपके पास पूरा समय पढ़ने का, जो नौकरी में लग जाता है ना, उसके मन में यही रहता है कि यार कभी छुट्टी मिल जाए, मेरे को भी काश पूरा दिन मिलता, मैं पढ़ता। तो अपने को सौभाग्यशाली मानिए। एक सवाल और मैं पूछूँगा सर कि ये जो लगातार असफलता मिली, मतलब आप लगातार दिला रहे हैं एग्ज़ाम 4 साल से 5 साल से, सफलता तो अभी आपको मिली है। तो जो जैसे आप बताए कि पिछले अटेम्प्ट में घर वाले खाना नहीं खाए, आपके अंदर भी दुःख हुआ होगा क्योंकि पूरी शिद्दत से कोई भी दिलाता है और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू जाओ, तो उम्मीद सबकी बढ़ जाती है। सबको ये लगता है कि अब तो अधिकारी ही बनेंगे ये। तो उस असफलता से कैसे आप उभरे? कैसे अपना धैर्य बनाए रखे, पेशेंस बनाए रखे और जो बाकी भी बच्चे हैं जो असफल होंगे या बाकी होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जी। सर इसमें ये है कि मेरे मम्मी-पापा जी, बहुत सपोर्टिव हैं सर। शुरू से जी, सपोर्ट रहा और सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी, वो सर बिल्कुल जी, पढ़ी-लिखी नहीं, मम्मी पहली क्लास भी नहीं पढ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जी, सपोर्ट की है। तो जी, अगर परिवार का सपोर्ट रहता है सर, तो कोई कुछ क्या बोले, वो मैटर नहीं करता है। तो सही बात परिवार है। का सपोर्ट रहा मुझे सर। और दूसरा ये था कि मैं अपने हर अटेम्प्ट में अपना ग्राफ को बढ़ता हुआ देख रहा था। कहीं भी वो जी, फॉल या डाउन नहीं हो रहा था सर। तो मुझे जी, ऐसे लगने लग गया था और मेरे परिवार को भी कि कहीं न जी, कहीं हम सफलता के बहुत नज़दीक हैं। क्योंकि जी, इतना निकलना, फिर मेंस में पहुँचना, फिर इंटरव्यू में जाना, फिर थोड़ा-सा रैंक इम्प्रूव करना, तो वो ग्राफ जो बढ़ रहा था सर, उससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो कमज़ोरी है, उसको हमने जी, चीज़ किया है और उसको कहीं न कहीं भले ही थोड़ी बहुत हो, उसको दूर करते जा रहे हैं कंटिन्यू। तो जी, अगर ये ऐसा रहा तो हम सफलता के बहुत नज़दीक हैं। तो जी, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर मैंने लगातार अपना पढ़ाई को जारी रखा है। जी, निरंतरता बनाया रखा मैं अपने पढ़ाई में और एक दिन सर ज़रूर सफलता मिली। तो ये जो मेरे 4 असफलता हैं सर, जी, इसको मैं असफलता नहीं माना, बल्कि वो सफल होने के लिए ही सफलता की एक सीढ़ी माना है सर। जो जी, 2019, 20, 21, 22 है, ये एक सीढ़ी है सर मेरे लिए कि 2023 में मुझे सफल दिलाया। क्योंकि अगर मैं असफल नहीं होता, तो मैं अपने जी, कमज़ोरियों को नहीं पहचानता, उसको दूर नहीं करता, तो शायद 2023 तक मैं सफल नहीं हो पाता। तो मैं असफलता ना मानकर उसको सफलता की एक सीढ़ी ही मानता हूँ सर, जो मुझे धीरे-धीरे 2023 में सफल दिलाया और इसीलिए बोलते भी हैं सर कि जो असफलता है, वही सफलता की वाक़ई में कुंजी है। असफलता ही सही सफलता की कुंजी है, ऐसा बोला जाता है। और जी, जब मैं सर एनआईटी रायपुर में योगा क्लास जाता था, तो जी, उसमें एक बोर्ड में लिखा था, उसको मैं हमेशा याद करता हूँ। जी, इंग्लिश में लिखा हुआ था सर कि इफ यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर दैट पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ, देन प्लीज लुक इन द मिरर। अर्थात जी, अगर अभी भी आप
किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए और आप सफल हो जाएँ, तो बिल्कुल एक बार जाइए और आईने में अपने आप को देखिए, क्योंकि वो कोई और नहीं, स्वयं आप हैं। जी, तो जो और युवा हैं हमारे सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उसको मैं इतना ही सर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल एकदम अनुशासित होकर के आप पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई जी, में निरंतरता बनाए रखें, डेडिकेशन को बनाए रखें और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और असफल हो जाएँ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, धैर्य रखना है, आपको बिल्कुल धीरे-धीरे ये लंबा प्रोसेस है, 1 साल का प्रोसेस हो जाता है, तो बिल्कुल पेशेंस को बनाए रखना है और आप अपना मेहनत को बिल्कुल जारी रखिए। तो आप जैसे पहले ही बोले कि सफलता 1 दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। जी सही सर। बात है। मतलब 2 चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। पहली चीज़ जो पेरेंट्स को सुनना चाहिए, जो आप बोले कि पेरेंट्स का पूरा भरोसा था। आपको ना अगर जी, आप ये मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को भेजें और वो लगातार मेहनत कर रहा है, वो दिखती भी है मेहनत कि हाँ, प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, तो आपको ना उसके ऊपर भरोसा रखना है। उसको उससे बातचीत करना है मतलब जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके ऊपर बहुत दबाव है ऑलरेडी। अगर आप अपना दबाव भी डालेंगे ना कि तुमको ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ आप उसके रास्ते में रोड़ा मत बनिए, उसके रास्ते की सीढ़ी बनिए, सपोर्ट करिए। मैं छोटा-सा अपना उदाहरण दूँगा, आप बोले तो मेरे को याद आ गया कि मेरा 21वाँ रैंक था, शायद 17 की पीएससी थी। पोस्ट जी मिली, सर, मैं जनरली कोई जानता नहीं हूँ। बोलता छोड़ दो। अपने पिताजी को बोला कि मन नहीं है मतलब ये वाला नहीं जॉइन करना है, छोड़ना है, डिप्टी कलेक्टर बस करूँगा। जनरली कोई नहीं बोलता, कोई पिता अपने बेटे को जो बेरोज़गार है उसको नहीं बोलेगा कि छोड़ दो। 1 मिनट में जी, बोले छोड़ दो। मैं 12th पास किया मैथ्स में, मैथ्स था और मेरा मन था बीए करने का। हो जाता इंजीनियरिंग में एनआईटी बाकी जगह और उस ज़माने में तो इंजीनियरिंग की मतलब सब इंजीनियरिंग कर रहे थे। मैं बोला मेरा जी, इंजीनियरिंग करने का मन नहीं है, बीए करना है। 1 मिनट में बोले कर ले। वो जो भरोसा रहता है ना माता-पिता का कि बेटा कुछ बोल रहा है अपने सोच समझ के बोल रहा है, सपोर्ट करो। तो बच्चों को ना बस सपोर्ट चाहिए और वो जब सपोर्ट करते हैं ना तो फिर लगता है अगर इतना वो हमारे लिए कर रहे हैं, तब हमको उनके लिए करना है। तो वही मैं माता-पिता को बोलूँगा कि अपने बच्चे का ना सपोर्ट सिस्टम बनिए और जी, असफलता की बात तो सच्चाई है आपकी कि वो हम लोग बार-बार बोलते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या दूरी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही चीज़ जी है शैलेंद्र जी आपने कि जो कोशिश करने वालों की आपकी नहीं हुई हार, आपकी जी जय सर, जयकार हुई। तो मैं जी। क्योंकि इंटरव्यू मज़ा आ रहा है, बात और करने का मन हो रहा है, लेकिन अपन फिर से अगला सेशन रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं आपसे एक अंतिम संदेश लूँ, जो आप अपने छोटे भाई-बहनों को देना चाहते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? वो क्या करें? और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक क्या सलाह देंगे आप? जी, जी। बिल्कुल 9 फरवरी को प्रीलिम्स का होने वाला है सीजीपीएससी का एग्ज़ाम। तो जी, सारे एस्पिरेंट्स को इसकी ढेर सारी अग्रिम रूप से शुभकामनाएँ और जी, कड़ी मेहनत करिए आप, बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ते रहिए और 9 फरवरी को दिवाली के उत्सव की तरह से देखिए, एक जी, फेस्टिवल की तरह से देखिए और उसको एक्साइटमेंट की तरह लीजिए और एकदम अपने अंदर में वो एक्साइटमेंट रखिए कि 9 फरवरी आने वाला है, मुझे जैसे दिवाली में पटाखे फोड़ने हैं, वैसे मुझे वहाँ जाकर के बबल लगाने हैं। तो जी, एक एक्साइटमेंट रखना है आपको कि मुझे 9 तारीख को मतलब एक त्योहार के जैसे में त्योहार के रूप में मनाना है। तो आप लोगों को उस सीजीपीएससी की त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएँ और आप बिल्कुल आई होप मेहनत कर रहे होंगे, तो उनकी सफलता या उनका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगी। इसके साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सर कि आप हम लोग के लिए समय निकाले, हम लोग के साथ आए, बच्चों को इतना अच्छा गाइड किए मतलब जो भी बच्चा सुनेगा ना उसको सही में एक नई दिशा मिलेगी, एक नई वो मिलेगी, क्या बोलेंगे उत्साह मिलेगा, उमंग मिलेगी।
एक नया नज़रिया मिलेगा कि भाई ऐसे भी अपन कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी, अच्छे से पढ़ाई, समर्पण, धैर्य सब है आपके जीवन में। तो आपका सच में हमारी टीम की ओर से, सभी एस्पिरेंट्स की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए खूब सारी शुभकामनाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो मुझे भी ये मौका दिए बोलने के लिए। और इसमें अगर कोई सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स इससे प्रोत्साहित या मोटिवेट होकर के वो आगे बढ़ेंगे और सक्सेस होंगे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि मैं किसी को अभी प्रेरित कर पाया। जी, इसके थैंक यू लिए सर। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, थैंक